तो आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को है ना कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब कि सेकंड लेक्चर होगा आज इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो देखो बच्चे लोग है ना, जो भी आज देख रहे हो क्लास है ना, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पिछले क्लास में मैंने एक इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ाया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो एक्चुअली में तुमको वहां से आइडिया मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो इस लेक्चर को देखने के पहले हो सकता है हमने जो है कि ज्यादा कोशिश करना कि वो जा करके इसके पिछले वाला लेक्चर आप लोग देख लेना ना। लेक्चर 1 किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो हम लोग आज जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं ना। देखो ऑलरेडी कूलम्स लॉ ही इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ क्या करना था, चार्ज को सिर्फ 1 यूनिट पुट करना होता है ना। तो 1 यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले लिख देंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इन एनी मीडियम। अब हमने क्या किया है, किसी मीडियम में, मतलब कि मान ले कि ये कोई मीडियम कुछ होगा है ना। अब यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया Q और मुझे इस ये पॉइंट कौन सा है, O है ना। हमें P पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो O से Q से जो P की डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं कितना, R, और P पे कितना चार्ज रखेंगे, 1 कूलम। ध्यान रहे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चाहिए, P पे। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो Q चार्ज है ना इसका है ना, प्लस Q कूलम जो चार्ज है उसका है ना। तो भाई ये प्लस Q कूलम चार्ज इस 1 कूलम पे कितना फोर्स लगाया वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना। हम लोग इस मीडियम का एप्सिलॉन मान लेते हैं कितना, एप्सिलॉन है ना। तो हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, मीडियम में। तो क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं होगा। जहां पे हम लोग क्या लेते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लेते थे, यानी कि वैक्यूम या एयर के लिए लेते थे, वहां पे 4 पाई एप्सिलॉन ले लेंगे, ठीक है। आई इनटू चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाय R², यही ना। चलिए, और अगर इसको वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो R का यूनिट वेक्टर ले लीजिए, अगर वेक्टर में लिखना चाह रहे हैं तो है ना। मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो इस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, यही ना था। अच्छा, चूंकि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन R, याद होगा। जहां पे ये क्या था, परमिटिविटी, परमिटिविटी किसका भाई, मीडियम का। ये क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और ये क्या था, परमिटिव एप्सिलॉन है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसका, ऑफ वैक्यूम, यही था ना बाबू। हाँ, तो बस, तो हमें इसको तो एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन लिख देंगे ना। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन R Q बटे में R²। चाहो तो यूनिट वेक्टर लिखो। अब यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, R² इंटू 1/एप्सिलॉन R को बाहर कर दिए, कुछ नहीं किए हैं। इस R को इसके साथ लिख दिए और इसको अलग कर दिए, बस इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये देखो तो ध्यान से, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है कि नहीं है। और अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन R, ये यूनिट वेक्टर है। ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीडियम का, ठीक है। वेक्टर का साइन दे दीजिए भाई, वेक्टर का साइन, क्योंकि वेक्टर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन R को और क्या बोलते हैं, K। कौन सा K, कैपिटल K। इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो K क्या होता है, 1 से बड़ा होता है ना। हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मीडियम में जो होगा जी, वो वैक्यूम का होगा या एयर का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिवाइड कर देंगे क्या से, K से। K क्या है, कैपिटल K है ना। ऐसा मत समझना कि K जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट या 1/4 पाई एप्सिलॉन जो होता है वो स्मॉल K होता है, ठीक है। ये हम कैपिटल K लिख रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, बहुत तो जो हम यहाँ पे परमिटिविटी की बात करेंगे, लेकिन नहीं, परमिटिविटी में पढ़ाऊंगा जब एक अलग से चैप्टर, उसमें कैपेसिटर जब जाएंगे तो वहां पे हम लोग एक अलग से मतलब एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। वहां पे इसको हम अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं भाई कि 1/K टाइम्स से क्या होता है, रिड्यूस होता है ना। मतलब कि जस्ट देख रहे होते हैं कि क्या होता है, 1/K टाइम्स होता है किसका, ऑफ E नोट का। क्या चीज, E मीडियम। ई मीडियम जो होता है
वो वैक्यूम का 1/k टाइम्स होता है, यही होता है ना। यानी कि किसी मीडियम में अगर रखेंगे, चूंकि k की वैल्यू क्या 1 से बड़ा है, इसलिए भाई मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो घट जाएगा किससे, वैक्यूम से। क्यों घट जाएगा, क्योंकि मीडियम में पोलराइजेशन हो जाएगा, है ना। तो ये है सिंपल सा क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम। इसी को आप लोग पढ़े थे किसके लिए, कूलम्ब्स लॉ के लिए पढ़े थे ना। बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अच्छा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना, वेक्टर है। फोर्स भी क्या है, वेक्टर है। ये भी क्या है, फोर्स है। कितना चार्ज पे, यूनिट चार्ज पे। तो जब हम फोर्स की बात करें, जब हम वेक्टर की बात करें, ठीक है, तो वेक्टर में मैक्सिमम बाबू तुम लोगों को 1D में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम आ सकता है, मैं नहीं बोलूं सबको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो वेक्टर पढ़ा होगा 11th में उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अच्छे से समझ लिया होगा तो। लेकिन मान लो किसी को अगर उस समय समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, है ना, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग R के टर्म में, R1 के टर्म में तो बहुत देखो ना, तो इसको एक वैल्यू के टर्म्स में आप देख लो ना, तो हम वेक्टर के रूप में डिफाइन कर लेते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसी मतलब जो है हम वैक्यूम के लिए डिफाइन कर रहे हैं, आप मीडियम के लिए सेम टू सेम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो देखें हम लोग, तो चलो भाई, है ना, हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस के तौर पे देखते हैं, है ना। हम लोग लिख लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन 2D वेक्टर। अच्छा, 2D का मतलब क्या डायमेंशन होगा, दो, या तो x एक्सिस y एक्सिस होगा, या फिर y एक्सिस z एक्सिस होगा, या फिर x एक्सिस और z एक्सिस होगा, ठीक है। तो मान ले हम अभी तुम लोग को बता देते हैं कि ये x और ये y है, समझना है, सिंपल सा, है ना। अब क्या करो, ये तो ओरिजिन है। अब चार्ज जरूरी नहीं कि ओरिजिन पर रखा रहे, कहीं भी रखा रह सकता है ना। तो मान ले यहाँ पे पॉइंट है A, यहाँ पे हम एक चार्ज रख दिए, कितना का भाई, +5 कूलम रख दिए जी, समझ रहे बात को। A पे 5 कूलम चार्ज है। अब A का कोऑर्डिनेट तो आप लोग पढ़े हो ना बेसिक्स, है ना। कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लो है कितना, 2,3 है। चलो बहुत अच्छी बात है ना, या 3,2 ले लेते हैं, है ना, सही है, यही ले लेते हैं क्योंकि ये कम है, ये ज्यादा है ना। देख दिख रहा है ना तुम लोगों को यहाँ पे। अब मुझे ये 5 कूलम का जो चार्ज है ना, इसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पे, किसी पॉइंट पे P पे निकालना है, ठीक है। कहां पे भाई, P पे निकालना है ना। ये इसको बोलते हैं B मान लेते हैं, है ना। इसका भी वैल्यू कुछ होगा, इसका वैल्यू मान लो दिया हुआ ना, दिया हुआ है भाई 5,3 या 5,2 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ होगा, है ना, अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन 5,2 दिया हुआ है। हमें इसी की जगह पे निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। तो भाई हमें EB निकालना है। क्या फॉर्मूला होना चाहिए, Q/4πε0 r²। और चाहो तो यूनिट वेक्टर लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। क्योंकि यहाँ पे कितना चार्ज रखेंगे सर, +1 कूलम रख दीजिए। अब ये बात है कि R कहां से कहां तक, यहां से यहां तक ना, ये डिस्टेंस। अब ये तो R वेक्टर तुमको दिया हुआ नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत इजी है, इसको निकाल सकते हो, है ना। देखो पहले देखो A का पोजीशन क्या है, 2, 3 है ना, तो इसको लिखो तुम, इसको मिला दो ऑरिजिन से, इसका नाम दे दो R1। B कहां पे, यहां पे है ना, इसका दे दो नाम क्या चीज, R2। और ये R है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R हो गया, यही हमको चाहिए, कुछ नहीं। R के जगह पर क्या कर देगा, तुमको पढ़ाए थे ना, R2 - R1 कर देना। अच्छा, R2 कैसे लिखेगा, तो देखिए x और ये y है, तो लिख दो सिंपल सा, 5i + 2j। क्या लिखे जी, x कितना था 5, है ना, यानी 5, y कितना था 2, x का क्या होता है i, y का क्या होता है j, इतना हो गया, और माइनस R1 दिख रहा है, R1 ये वेक्टर, तो इसको कैसे लिखेंगे, x कितना है जी 2, पता मैंने, है ना, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 x एक्सिस की तरफ x का वैल्यू है तो i, अब प्लस में है ये तो 3 है तो 3j, है ना, निकल गया ना i में से i को घटा दो तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, तो r इक्वल कितना हो जाएगा बताओ जल्दी सा, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो r इक्वल कितना हो गया 3i, देखो तो +2 और -3 तो -j, निकल गया ना r वेक्टर, कि नहीं निकला, निकल गया सर। अब इसका जो है तुम क्या चाहते हो, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड कितना होता है जल्दी बताओ,
जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। मैग्नीट्यूड तो सर वेक्टर लिखिए पहले, वेक्टर कितना है 3i माइनस जे अपॉन में इसका सर डिवाइड कीजिए, सॉरी ये तो यूनिट वेक्टर निकाल दिया मैं, मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना बता दो सर, 9 प्लस 1 कितना आ गया √10। हाँ सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ना बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या लिखेगा क्यू ना, क्यू कितना है 5, तो 5 और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर का स्क्वायर, कितना आर का स्क्वायर √10 इसका स्क्वायर, चलो इसका वैल्यू लिखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू इसका कितना 5 डिवाइडेड बाय कितना रूट का खत्म 10, कितना आ गया बाबू यहां से 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 है ना वोल्ट पर मीटर। अब ये तो तुम्हारा क्या आया बताओ सर, ये जो मेरा आया ना ये मेरा मैग्नीट्यूड आया। अब इसका देखो डायरेक्शन निकालना है इस पॉइंट पे, डायरेक्शन इसका क्या होगा यहाँ से कितना, पहले कितना डायमेंशन में 2D है ना, तो दो डायरेक्शन होगा, एक x और एक y। ईबी को हम लोग क्या ले सकते हैं, ईबी को हम लोग क्या ले सकते हैं सर, इसका एक तो x का कंपोनेंट होगा प्लस एक इसका y का कंपोनेंट होगा, x वाले में सर i लगेगा, y वाले में क्या लगेगा j लगेगा। तो कैसे निकालोगे यार, ये बात है ना। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो अगर मान ले कि ये x है ये y है और हमें अगर कोई भी एक वेक्टर है ये है ना, तो ये अगर थीटा है तो यहाँ क्या होता है, अगर ये e है तो e cos थीटा होता है, और ये क्या होता है e sin थीटा होता है कि नहीं होता है। तो हम किसी भी 2D अगर वेक्टर है, समझिएगा बात को, अगर 2D वेक्टर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं x और y के लिए, तो x के लिए cos और y के लिए sin थीटा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब ये बात उठती है कि sin थीटा कैसे निकालेंगे, cos थीटा कैसे निकालेंगे, तो चूंकि r दिया हुआ है, r कितना दिया हुआ है देखो तो 3i माइनस j दिया हुआ है। ध्यान रखना बाबू, अगर cos थीटा निकालना है तो बेस बटे हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और बेस कौन सा हो गया देखो, तो x के लिए 3 हो गया ना, तो 3 और अपॉन कितना √10, ये ना मैग्नीट्यूड √10 याद रखना ये। और sin थीटा इक्वल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है ये y वाला है ना, तो y वैल्यू कितना है यहाँ पे -1, तो -1 अपॉन में कितना √10, ये हो गया कौन सा। तो भैया मेरे x एक्सिस पे क्या करेंगे, तो EBX कैसे लिखेंगे, हमें EB यानी कि किस डायरेक्शन में निकालना है, x डायरेक्शन में, क्या करेंगे सर जो वेक्टर है उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो ना e cos थीटा कितना था 4.9 इंटू 10 टू द पावर 9 cos थीटा कितना है जी 3/√10, 3 अपॉन √10, समझ में आ रहा है बात बिल्कुल। 4 5 या 15 4 या 12 13.5 अपॉन √10 इंटू 10 टू द पावर 9, ये किसकी वैल्यू आई x की। इसीलिए EB y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y की वैल्यू बताओ, तो EB तो सर ठीक है इंटू sin थीटा सर, तो EB कितना है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू sin थीटा लिखिए जी कितना है -1/10, -1/√10 सर, तो कितना -4.5 गुने 10 के पावर 9 और अपॉन में √10, सही है ना बाबू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ना था, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, यस सर। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, EB इज इक्वल टू कितना जी, तो सर 4.5, पहले EBX कितना 4.5 कहाँ गया, ये है ना 13.5 है ना, सॉरी 13.5 अपॉन √10 इंटू 10 टू द पावर 9 I x है, तो फिर माइनस यहाँ प्लस है, नया क्या है मेरे माइनस, तो माइनस कितना 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन में कितना √10, और क्या यहाँ पे जी, ये वेक्टर निकल गया जी, कितना डायमेंशन में 2 डायमेंशन में, ठीक है। कुछ नहीं करना था हमें, अगर जो भी आ रहा है मैग्नीट्यूड पहले मैग्नीट्यूड लिख लो, अब उस मैग्नीट्यूड को हमें देख लो क्या डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन है x और y, तो x को बेस मान लो, y को परपेंडिकुलर मान लो, तो ये x है ये y है, तो ये बेस है ये परपेंडिकुलर, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड वही हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो अगर cos थीटा निकालना है तो बेस बटे हाइपोटेन्यूस, और sin थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस।
और कुछ करना मैग्नीट्यूड में अगर cos मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और इसी मैग्नीट्यूड में अगर sin मल्टीप्लाई करोगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसी में हम क्या किए, EB अगर x निकालना था तो EB में मल्टीप्लाई कर दिया cos का, तो आ गया ये वाला, और EB में मल्टीप्लाई कर दिया किसका, sin का, तो y डायरेक्शन में आ गया। और हम क्या किए कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को दो डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन में लिख दिए, एडिशन में लिख दिए, कौन कौन सा, x और y। ये मेरा निकला B पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछता तो ये डिस्टेंस नहीं दिया था, कोऑर्डिनेट दिया था 2 3 5 2, तो क्या करेंगे, फाइनल में से रिजल्ट घटा देंगे, 5 - 2 3 और 2 - 3 1, तो 3 और -1, तो लिखे 3 और -1 है ना, इसका मैग्नीट्यूड इन इसका वैल्यू इतना, बस कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कौन सा था, 2D प्लेन में था, ठीक है। 3D थोड़ा सा टिपिकल होता है लेकिन वो अभी आसान है, ठीक है। तो हम लोग 3D भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, फटाफट एकदम से चलो 3D में देख लेते हैं भाई। क्या करें जी 3D में, चलो एक एग्जांपल देते हैं 3D में ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3D वेक्टर। तो भैया 3 डायमेंशन होगा ना, x y और z। तो प्राय तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो ना, सर ये x है, मतलब ये x मान लो, ये y मान लो, और ये क्या मान लो, z मान लो, है ना। तो सर क्या करें, सर कैसे लिखेंगे x y z, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो देखो यार, समझाने का काम तो हम लोग करेंगे वेक्टर में, ठीक है ना, उसका लेक्चर अभी हम अपलोड करने वाले हैं, देख लेना, ठीक है। अभी हम तुमको सिर्फ इस लिखने का तरीका बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना कि अगर मान लो कि ये जो है 3 एक्सिस है ना, तो अगर मैं बात करूं तो ये दिख रहा है 3 एक्सिस तुम लोगों को, दिख ही रहा होगा। अगर मैं ब्लू पेन को ये वाला है ना, इस ब्लू को मानू x, इसको y, इसको क्या मानू z, है ना। चलिए मान लिया x y और z दिखाई दे रहा है, इस पेन लिया। अब मान ले कि x पे गए, एक कुछ गए, 2 3 4 आ गए, तो यहां पहुंच गए ना, यही तो हमारा वेक्टर था ना, समझ में बात को। तो यहां पे कहीं होगा, तो इसका 3 को एंगल बनेगा, एक x से, एक y से, एक z से, है ना। तो हम लोग जो है ना, इसमें बेस ऑफ परपेंडिकुलर वाला फंडा यूज कर देते हैं, सबको बेस मानते हैं। x से तो x को बेस, y से तो y को बेस, और z से एंगल तो z से बेस, ठीक है। x से एंगल लेंगे तो x का बेस, y से एंगल लेंगे तो y का बेस, और z से एंगल लेंगे तो z का बेस, ठीक है। ये तीनों फंडा आप याद रखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है उसको देखते हैं, ठीक है। तो मान ले यहाँ पे कोई पॉइंट्स है, a जैसा था, कुछ वैल्यू ले ले भाई, कहाँ था, इस पे रख दो, कितना कूलम, सर कुछ रख दीजिए ना, 4 कूलम चार्ज रख दीजिए। इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां पे, सर B पे निकालना है ना। तो B पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंबल से तो इलेक्ट्रिक फील्ड B पे निकालना है, ड्यू टू +4 कूलम, है ना। बहुत आसान। चल इसका कुछ वैल्यू तो लेना पड़ेगा ना, कितना डायमेंशन है, 3 डायमेंशन। चलो लिखते हैं 3 डायमेंशन मतलब कौन सा, चलो लिखो जल्दी फटाफट। तो दे दो इसका वैल्यू कुछ, है ना, 2, 3, 1 दे दो, पता नहीं यार क्या है, कुछ भी हो सकता है। अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है, इसका वैल्यू भी दे दो, 4, 5, 2 दे दो। चलो दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं मालूम लेकिन दे दिए। हमें यहीं पे निकालना है, तुम कोई वेक्टर निकाल सकता है, ये इसको मान सकता है R1, इसको क्या मानेगा R2, लेकिन इससे का मतलब नहीं है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है, B पे। B पे कितना चार्ज रखेंगे, +1 कूलम, रख दो, रख दिया। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकालना है, सर ये चार्ज के कारण। तो यहां से दूरी लेगा ना तू, यहां से दूरी लेगा, यही डिस्टेंस क्या है, R, जो हमें पता नहीं है लेकिन पता है कैसे, R बराबर क्या लिखता है तू, R2 माइनस R1। हमेशा ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल, बस कुछ नहीं। फाइनल की वैल्यू R2 लिख सकता है तू, देखो मैं लिख के बताता हूँ। R2 लिख के बताओ तो, सर R2 में x y z, x कितना 4, y 5, z तो 4i + 5j + 2k। क्यों प्लस, क्योंकि सब प्लस में। R1 सर कैसे लिखेंगे, सर R1 लिख देंगे, 2 प्लस में है तो 2i, प्लस में
3j प्लस में 1k। अगर कोई माइनस आता तो माइनस लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकालिए R2 माइनस R1, तो R2 यानी कि 4i प्लस 5j प्लस 2k माइनस 2i प्लस 3j प्लस k ना, 4 में से 2 गया 2i प्लस 5 में से 3 गया 2j सॉरी j, और 2 में से 1 गया 1 तो प्लस k। ये हो गया किसकी वैल्यू? r की। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? अंडर रूट एक्स वाई जेड तीनों का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 4 प्लस 1, 9 आया क्या? ले 3। ये तो इजी आ गया। r की वैल्यू कितनी, इसका वैल्यू कितना होगा? 3 ना। लिखो फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? b पे। क्या चीज? q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। चलो जी मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन सिखाएंगे। q कितना? 4। चलिए 4, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 into q वैल्यू 4 अपॉन में r स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, यही है ना। चलो 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल ना, हां कितना आया? 4 into 10 to the power 9 वोल्ट पर मीटर। क्या है ये? अब यहां पे क्या करना? 3D है ना, तो लेट है ना, EB या R ऐसा, EB इसका वेक्टर कौन सा था? R था ना। R मेक्स एंगल, समझिएगा, अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। यानी कि किसे समझो, एक्स से कितना एंगल? अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा। तो क्या लिखेंगे हम? तीनों डायरेक्शन में लिख दो। तो EB बराबर क्या लिखोगे सर? EB रहने दीजिए और cos अल्फा लिख दीजिए और I लगा दीजिए, फिर EB रहने दीजिए और cos बीटा लिख दीजिए, फिर J लगा दीजिए, प्लस EB रहने दीजिए, cos गामा लिख दीजिए और फिर K लगा दीजिए। क्यों ऐसा लगा है बताओ? क्योंकि हम सारे एंगल कहां से लिए हैं? एक्सिस से लिए। कौन से? एक्स एक्सिस से। तो जब x से लिए होंगे तो बेस हमारा x होगा, y से लेंगे तो बेस हमारा y रहेगा, और z से लेंगे तो बेस हमारा क्या रहेगा? z रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सीधे सीधे सब cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। अब हमें निकालना है cos अल्फा, तो बेस बटे हाइपोटेनियस। बेस कौन सा? x वाला ना। कहां है जी आप? ये है ना, यही है ना बाबू। बेस कितना है? 2। हाइपोटेनियस कितना है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है ना। ये किसका वैल्यू है? cos थीटा, cos अल्फा का। cos बीटा का बताओ तो बेस कितना है? 2, तो 2 और अपॉन, जल्दी बताओ क्या चीज? हाइपोटेनियस 3। cos गामा का बताओ? 1 है ना, यहाँ पे देखो कितना है? 1, तो 1 हाइपोटेनियस 3। समझ आया बात? तो ये हो गया है ना। अब इसको क्या करें? लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए इस फिगर को मिटाते हैं यार, थोड़ा सा है ना। चलते हैं इधर, आते हैं। तो क्या करेंगे दोस्त, जरा बताइए मेरे को, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। EB इज इक्वल टू EB cos थीटा। EB यहां लिख सकते हैं, EB cos अल्फा बराबर E कितना? 4 into 10 to the power 9 गुने 2/3, वेरी गुड, 8/3 into 10 to the power 9 EB cos बीटा बराबर सेम आएगा 8/3 into 10 to the power 9 EB cos गामा यानी कि Z वाला कितना? 4 into 10 to the power 9 into कितना बाबू? 1/3, कितना गया? 4/3 into 10 to the power 9। रखो यहाँ वैल्यू जी। क्या था? EB cos अल्फा, EB कितना है? EB cos अल्फा का वैल्यू कितना निकाले हो? 8/3, तो 8/3 into 10 to the power 9 I लगा दीजिए, प्लस 8/3 into 10 to the power 9 J लगा दीजिए, प्लस 4/3 into 10 to the power 9 K लगा दीजिए, है ना। अगर चाहते हो तो वोल्ट पर मीटर लिख दीजिए। देखो डायरेक्शन आ गया ना, एक्स वाई और जेड। समझ आए बात? चाहे तो आप 4/3 into 10 to the power 9 कॉमन ले लीजिए, कितना? 2i प्लस 2j प्लस कितना बाबू? k, है ना। क्या है पता है तुमको? ये यूनिट वेक्टर है। ये
ध्यान रखें, अब यहाँ मैग्नीट्यूड है, ये है ना वेक्टर, कैसे निकलता है वेक्टर, वेक्टर वेक्टर मैग्नीट्यूड, वेक्टर कितना यही था ना, मैग्नीट्यूड कितना था 3, ये देखो मैग्नीट्यूड है, ये क्या था देखो वैल्यू था ना किसका, ईबी का, तो देखो ईबी इनटू यूनिट वेक्टर क्या, वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड है ना। अगर इसको मैं चाहता हूं तो 4 इंटू 10 टू द पावर 9 यहाँ रहने दे 2i प्लस 2j प्लस k और अपॉन में 3, देख यह है r, यह है मैग्नीट्यूड ऑफ r, है कि नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो देखो यार इधर से घूमो इधर से घूमो, कुछ नहीं करना है ना। अगर 2D में है तो 100 cos और sin लेना है, ठीक है। अगर 3D में है तो तीनों cos लेना है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ठीक। बेस बटे हाइपोटेन्यूस, बेट बटे हाइपोटेन्यूस की x कंपोनेंट बटे मैग्नीट्यूड, y कंपोनेंट बटे मैग्नीट्यूड, z कंपोनेंट बटे मैग्नीट्यूड है ना। अब ये जो आया था मैग्नीट्यूड उसमें सब मल्टीप्लाई करना है, x का निकल जाएगा, y का निकल जाएगा, z का निकल जाएगा, समझ आया बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यार बहुत सिंपल है, वेक्टर के फॉर्म में है ना, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाऊं, मिटाता हूं। अच्छा ये बताओ, ये तो वेक्टर का था, क्वेश्चंस था है ना, सिंपल था। अगर वेक्टर आप जानते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर ये मान लो फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो यार वेक्टर का लेक्चर एक बार देख लेना है ना, उसमें मैं पढ़ाऊंगा ये यूनिट वेक्टर, और जब यूनिट वेक्टर पढ़ाऊंगा तो 2D और 3D रिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा, एकदम सिंपल सा समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं क्या चीज कि चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह निकाल रहे हैं। तो चार्ज हमें जो है जिसके कारण यानी जिसका हमें इफेक्ट पढ़ना है वो भाई साहब किस रूप में मिलेंगे हमको। मान लो हमारा इफेक्ट है, किसी आदमी से मिलने जा रहे हैं, वो आदमी कैसा है, उसका क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है, नहीं जानिएगा तो धोखा हो सकता है ना। तो हमें चार्ज का इफेक्ट ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं है, वेक्टर के रूप में। तो भाई उसको चार्ज को तो किस तरह से हमें मिल सकता है जानना पड़ेगा ना। तो हम लोग देखते हैं ना, हेडिंग क्या डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा तुमको तंग करने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चलिए भाई ये देखिए, तो आप लोग दो तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक का नाम है डिस्क्रीट और दूसरे का नाम है कंटिन्यूअस, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या, मान लो कि 2 कूलम चार्ज रखे ए पे, फिर बी पे कितना रखे 1 कूलम चार्ज, मान लो 3 कूलम चार्ज रखे, फिर एक पॉइंट है सी पे कितना रखे 4 कूलम चार्ज रखे है ना, फिर एक पॉइंट ले लो डी पे कितना -3 कूलम चार्ज रखो है ना। अब तुमको बोले कि अब पी पॉइंट पे, इस पी कोई भी पॉइंट ले लो पी है ना, मान लो पी पे तुम्हें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, सभी के कारण। तो भाई सब चार्ज अपने जगह पे फिक्स है ना, 2 कूलम कहां पे रखा हुआ है ए पे, तो हमें कहां दूरी लेना पड़ेगा, यहां से ले लिए R1, इससे कितना लेंगे, ले लिए R2, इससे कितना लेंगे, ले लिए R3, यहां से कितना लेंगे R4 है ना। अच्छा वेक्टर कहां, समीधा की तरफ लेना, ठीक है ना, क्योंकि हमें पी पे निकालना है। और हमें क्या करना पड़ेगा, सबका सुपरपोजिशन लगना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी अप्लाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। किसके लिए, डिस्क्रीट चार्ज के लिए, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब क्या करो तुम, मान लो कि तुम घर से कुछ लेके आया, अपने कहीं से कुछ लेके आया, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए आप गेहूं लेके रखे आए। अब उस गेहूं को क्या करो, व्हीट, उसको आधा केजी कहीं और रख दो एक जगह पे प्लास्टिक में, फिर 1 केजी किसी और जगह पर रख दो, फिर 2 केजी किसी और जगह पर रख दो, फिर 1.5 केजी किसी और जगह पर रख दो। तो भाई एक जगह कितना है ½ केजी, एक जगह कितना है 1 केजी, एक जगह कितना है 2 केजी, एक जगह कितना 1.5 केजी, सब अलग अलग जगह पे है कि नहीं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है
दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज डिस्क्रीट, है ना। यानी चार्ज का लोकेशन कहाँ है, एक सिंगल पॉइंट पे है और वो पॉइंट एक अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो हर एक पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसके बाद सबका क्या कर दो, सुपर इंपोज कर दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा किस पॉइंट पे, पी पे, यानी कि जहां पे निकालना है। ठीक है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सुपरपोजिशन से काम चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे, कहां पे, कंटिन्यूअस में। अब कंटिन्यूअस में भी हम लोगों को दो तरीके से डिफाइन हो सकता है। कैसे कैसे, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या, यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि कोई सामान लेके आया और बराबर से कहीं एकदम पूरा फैला दो, किसी सरफेस पे या किसी लाइन पे या किसी कंटेनर में, और ये अनइक्वल, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं कुछ, ठीक है। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, तो कंटिन्यूअस ही, लेकिन कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो अनइक्वल नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में कंट्रीज कै तरीके से, तीन तरीके से। कौन कौन सा, लीनियर, सरफेस और तीसरा बाबू वॉल्यूमेट्रिक। इसमें भी वही तीन तरीके से होगा, लीनियर, फिर सरफेस और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक। ओके, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्या होगा, along the defined line, है ना, ये क्या होगा, on the given surface, और ये थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वॉल्यूम के, है ना, थ्रू आउट द, यही डेफिनेशन सब में उसमें भी होगा। ठीक है, तो बात ये उठती है कि ये हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग जान सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म है। तो मान लो कहां कहां मिल सकता है, एग्जांपल्स में कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वायर पे, रॉड पे, और कहां, रिंग पे। ठीक है ना, ये सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब कैसा होगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो मान लो एक रॉड ले लिए या वायर ले लिए, कितना लेंथ है, L लेंथ है। ठीक है ना, इस पे क्या किया, हम पूरे पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कितना चार्ज है, Q, लेकिन Q जो है ना एक पॉइंट पे नहीं है, A से B तक में हर जगह बराबर से फैला दिया गया है, यानी along द लाइन फैला दिया गया है, नहीं along द लाइन फैला दिया गया है। कितना लंबाई लाइन का, L, है ना, रॉड का। तो भाई ये रॉड हो सकता है, या इसी को हम घुमा करके क्या बना देते हैं, रिंग बना देते हैं ना। तो रिंग पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, लीनियर होगा, वायर पे भी डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होगा, रॉड पे भी डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होगा ना। तो तुम बोल सकते हो क्या, यहाँ पे हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, चार्ज और अपॉन लेंथ, यानी कि चार्ज बाय लेंथ, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हो, Q, और लेंथ कितना है, L, इसका हम लोग सिंबल है लेम्डा से डिनोट करते हैं। यानी कि लेम्डा क्या है, लेम्डा क्या है, चार्ज है, किसका, ऑफ यूनिट लेंथ का। यानी कि अब इसमें कैसे, इसका अप्रोच कैसे होगा जी, इसका जो अप्रोच होगा ना, तो हम क्या करेंगे कि मान लो यहां से x दूरी पे तुम क्या किया, Q चार्ज था ना टोटल, छोटा सा एक लेंथ ले लिया, कितना लेंथ ले लिया बताओ, यहां से यहां तक dx लेंथ ले लिया। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, है ना, ये हो गया ना। तो एलिमेंटल चार्ज इन dx लेंथ, तो कितना हो जाएगा,
डी क्यू हो जाएगा। अब वैल्यू कितना हो जाएगा एक यूनिट में, यूनिट का मतलब लेमडा, तो कितना लेते हैं dx का मतलब लेमडा इंटू dx, यानी क्या लिख सकते हैं लेमडा की वैल्यू q बाय एल, तो q बाय एल इंटू dx। क्या करेंगे अब, यानी कि अब यहां पे कितना चार्ज है, इस जगह पे कितना चार्ज है dq है, और उसकी वैल्यू कितनी है q बाय एल इंटू dx, ठीक है। तो क्या करोगे, कैसे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब भी तुम्हें लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आए तो क्या करना कि पहले छोटा सा एलिमेंट में चार्ज वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। कैसे फॉर्मूला से लेमडा इंटू dx से, लेमडा कैसे निकालेगा, टोटल चार्ज को टोटल लंबाई से क्या कर देना, भागा दे देना, ठीक है, निकल जाएगा। मान लेगा रिंग है, तो रिंग का लंबाई कितना होता है 2 पाई आर, परिधि बराबर, तो कितना से भागा देंगे 2 पाई आर से भागा देंगे, ठीक है। तो लेमडा निकल गया, लेमडा को dx से मल्टीप्लाई कर देना, क्या निकल जाएगा छोटा सा चार्ज। अब इस छोटा सा चार्ज के लिए पॉइंट हो गया, अब तो ये पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, तो इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना, और उसके बाद पूरे को क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, समझ रहे बात। तो इंटीग्रेशन जब आप लगाएंगे तो इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब उसके बाद कौन सा है, सरफेस वाला। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखें जब भी लीनियर आएगा इतना काम करना है, यानी छोटा सा हमें चार्ज निकालना है, ठीक है। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ये कहां कहां मिलेगा बताओ तो जरा सा, ये आपको शीट पे मिलेगा, चलो चाहिए सही बात है। और कहां मिलेगा, होलो सिलेंडर पे मिलेगा, और कहां मिलेगा, होलो स्फीयर मिलेगा, और कहीं मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा, है ना। कहां मिलेगा, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। हालांकि ये सब क्वेश्चंस बहुत हो गए थे, तो मैं क्यों लिखा हूं, सॉलिड पे तो वॉल्यूम होता है, तो चार्ज सरफेस पे, तो ध्यान रखेंगे अगर वो सिलेंडर कंडक्टर का है, अगर वो स्फीयर कंडक्टर का है, तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही जाएगा, कभी अंदर पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। तो जब भी नॉन कंडक्टर का सॉलिड सिलेंडर बनाएंगे या नॉन कंडक्टर का सॉलिड स्फीयर बनाएंगे, तभी चार्ज पूरा वॉल्यूम में रहेगा। अदरवाइज अगर सॉलिड कंडक्टर का है तो सरफेस पे ही जाएगा, पूरा वॉल्यूम में रह ही नहीं सकता, है ना। ध्यान रखें, तो होलो सिलेंडर अगर मान लो कंडक्टर का है या नहीं है कंडक्टर का, लेकिन अंदर में तो जगह ही नहीं है, सिर्फ सरफेस पे ही रहेगा, या होलो स्फीयर है तो कंडक्टर का हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉलिड कंडक्टर और चाहे सिलेंडर हो चाहे स्फीयर हो, सरफेस पे ही चार्ज होगा। इसमें हमें जो है चार्ज सरफेस पे होगा, तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सरफेस। मान लो कैसे, अभी एग्जांपल्स के लिए मान लो एक सीट ले ली है ना, और सीट में सब जगह चार्ज दे दिए, इसका एरिया मान लो कितना A, और चार्ज कितना मान लेंगे Q। भैया तुमने Q चार्ज ना पूरे सरफेस पे फैला रखा है, चाहे देखो सीट है तो लेंथ इंटू विड्थ, अगर सिलेंडर है तो क्या होता है बताओ 2 पाई आर इंटू एल, अगर स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया निकाल सकते हैं ना ऐसा। तो इसमें क्या डिफाइन करना होता है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको क्या जैसे बोलते हैं सिग्मा, सी क्या है सिग्मा। इसको क्या लिखेंगे, देखो चार्ज से लेता तो चार्ज इन टोटल और बटे में एरिया, यानी कि Q और बटे में A को क्या बोलेंगे हम लोग, सिग्मा बोलेंगे, ठीक है ना। ये तो मान लो कैसे इसको निकालोगे, तो क्या करोगे तुम, पहले इसमें छोटा सा पॉइंट कैसे करोगे, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, और इसका एरिया कितना लिया DA, है ना। तो चलिए इसको मिटा दूं, तो क्या करोगे, बी कंसीडर एलिमेंटल एरिया कितना भाई DA, इसलिए स्मॉल चार्ज क्या हो जाएगा, डी चार्ज DQ वैल्यू कितनी हो जाएगी
तो यूनिट एरिया यही है ना, ये क्या है हमारा, ये चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, ठीक है। टोटल देखिए ए एरिया में क्यू चार्ज, तो 1 एरिया में क्यू बटे ए चार्ज, तो हमें एरिया हमें कितना लिए हैं, डीए लिए हैं, तो डीएम कितना जाएगा, तो डी क्यू बटे कितना, सिग्मा इंटू डी ए, है ना। सिग्मा क्या होता है, क्यू बटे ए आई इंटू डी ए, जो कि किसकी वैल्यू, डी क्यू की। अब देखो क्या करोगे तुम, यानी कि पहले जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस छोटा सा एरिया के लिए निकाल देना, और उसके बाद पूरे एरिया को क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना, है ना। तो फिर भी जहां कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो इंटीग्रेशन इन कर जा रहा है, यानी कैलकुलस इन कर रहा है। लेकिन कब, पहले हम एक एलिमेंट के लिए निकालेंगे, है ना। तो ऐसे इतना तो पहले निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ेगी, है ना, क्योंकि ये पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद और कौन सा कवर होता है, बताओ कौन सा। अच्छा एक चीज बताएं तुमको, हम जो पढ़ रहे सब यूनिफॉर्म के लिए मान के चल रहे हैं कि हर जगह चार्ज बराबर बराबर है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दिया रहेगा वो कि कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, मान लो एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा तो एक्स का फंक्शन होगा चार्ज, या फिर वाई पे डिपेंड करेगा तो वाई का फंक्शन होगा, या एक्स वाई दोनों पे डिपेंड करेगा तो चार्ज का जो डेंसिटी है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होगा, है ना। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, है ना, जब क्वेश्चंस करेंगे या फिर और इसका, तो है ना। तो अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं कहां कहां हो सकता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इतना जगह होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा होगा, सरफेस, अगर सीट मिले, होलो सिलेंडर मिले, होलो स्फीयर मिले, सॉलिड कंडक्टर मिले, है ना, सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर मिले, सॉलिड स्फीयर मिले, समझ लेना है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए और एक और कौन सा भाई, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कैसे समझेंगे, ऐसा समझते हैं, एक वॉल्यूम ले लेते हैं, है कि नहीं, इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज दे दो, अंदर सरफेस पे नहीं, सिर्फ सब जगह है, अंदर में भी इसके है, कि नहीं है सब जगह भैया, ठीक है। कितना चार्ज है टोटल, क्यू है, इसका वॉल्यूम कितना है, मान लेते हैं वी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ तो मेरे को इसमें क्या करोगे तुम, एग्जांपल्स क्या क्या ले सकते हो, है ना, कहां कहां ऐसा मिल सकता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो है वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पे क्या डिफाइन करेंगे ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, है ना, इसको कैसे समझेंगे, रो से, इसको क्या नाम है, रो, ठीक है। रो का मतलब क्या होता है, चार्ज और अपॉन में वॉल्यूम, मतलब रो की जो वैल्यू होगी वो क्यू और अपॉन में वी के बराबर होगा। काट दिए यहाँ पे वी को वॉल्यूम के लिए, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि वेलोसिटी है कि वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल चार्ज बटे, तो कैसे निकालेंगे भाई, टोटल हमें पूरे वॉल्यूम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा ना, या कुछ निकालना होगा ना। तो भाई हमें तो एक पॉइंट पहले चाहिए, तो एक छोटा सा वॉल्यूम ले लो यहाँ पे, ये कितना कितना ले लिए, डीवी, देखो ये लिए ना, ये कितना सा लिए, डीवी लिए ना, छोटा सा इससे वॉल्यूम निकाल दिया, एकदम छोटा सा जो कि पॉइंट की तरह है ना। तो लेट एलिमेंटल वॉल्यूम कितना, डीवी, इसीलिए एलिमेंटल चार्ज मतलब किसमें, इस डीवी में कितना चार्ज है भाई, पूरे स्फीयर में तो कितना है पता है, क्यू है, लेकिन ये छोटा सा जो वॉल्यूम लिया उसमें कितना चार्ज है, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले एक वॉल्यूम में कितना चार्ज था, क्यू बाई वी, जिसको क्या बोलते थे, रो। तो भाई एक वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रो, तब कितना वॉल्यूम है, डीवी, तो डीवी से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये हो जाएगा क्या चीज तुम्हारा, डी क्यू, यानी स्मॉल क्यू किसमें, छोटा सा वॉल्यूम में, तो रो कितना है, क्यू अपॉन वी आई टू डीवी। ये ध्यान रखेंगे, यानी कि छोटा सा चार्ज के कारण निकाल लिए हम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड,
है ना। और फिर पूरे सरफेस के लिए क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, है ना। तो क्या निकल जाएगा, पूरे वॉल्यूम के लिए निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन आए चार्ज का, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है। अब जब भी कंटिन्यूअस का डिस्ट्रीब्यूशन आए तो तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। अब लीनियर तो किसी रॉड पे हो सकता है, किसी वायर पे हो सकता है, किसी रिंग पे हो सकता है। अगर सरफेस है किसी शीट पे हो सकता है, हॉलो सिलेंडर पे हो सकता है, हॉलो स्फीयर पे हो सकता है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे हो सकता है, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर पे हो सकता है ना। अगर वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग क्यूब हो सकता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग क्यूबॉइड हो सकता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग होगा। कंडक्टर जहां हुआ तो सारा सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा, है ना, अंदर रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है। रीजन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना उसका, लेकिन अभी आप लोग ये जाना है, ठीक है। तो हम लोग जो है आज सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, जहां पे हमें एलिमेंट लेना सीखना होगा, यानी कि लेंथ के लिए छोटा सा dl, एरिया के लिए छोटा सा dA और वॉल्यूम के लिए छोटा सा dV, है ना। और छोटा सा dl के लिए क्या, लेमडा इंटू dl, है ना। उसके बाद सरफेस के लिए क्या, सिग्मा इंटू dA और वॉल्यूम के लिए रो इंटू dV। लेमडा का मतलब टोटल चार्ज बटे लेंथ, है ना। सिग्मा का मतलब टोटल चार्ज बटे एरिया और रो का मतलब टोटल चार्ज बटे वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका जो है बेसिक अप्रोच था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, है ना, डेरिवेशन करेंगे, है ना। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे किसके कारण, रिंग के कारण, एक्सिस पे उसके, है ना, उसके सेंटर पे, ठीक है। फिर उसके बाद वायर के कारण पढ़ेंगे, है ना। फिर रॉड के कारण पढ़ेंगे, सीट के कारण पढ़ेंगे, स्फीयर का निकाल लेंगे, है ना, सेंटर पे, सरफेस पे, आउटसाइड द सरफेस पे, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंट पढ़ेंगे, लेकिन यही चीज फंडा जो है आपका बेसिक एलिमेंट लेना और इंटीग्रेशन करना, है ना। ये दो चीजें बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर एलिमेंट लेने सीख गया, इंटीग्रेशन सीख गया, तो कंफर्म है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरी कभी कम से कम डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। और अगर फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट याद है, तो न्यूमेरिकल्स तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो मन लगा कर पढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच।